तो दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जियोस्टॉर्म। जिसके स्टार्टिंग सीन में हमें ये पता चलता है कि हमारे पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है जो कि पृथ्वी से इंसानों और सभी जीवों का नामो निशान मिटा सकता है। और ये खतरा होता है नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा, जिसके ऊपर हम इंसानों का कोई कंट्रोल नहीं था, जो कि सदियों से यूं ही चल रहा था, जो कि समय के साथ साथ और भी खतरनाक बनता गया। जैसे कि बड़े बड़े सुनामी के लहर, बड़े बड़े टॉर्नेडो, सूखापन और इंसानों को मारने वाली गर्मी, ये सभी दिन ब दिन और भी खतरनाक बनते जा रहे थे, जिसको एक्सट्रीम वेदर नाम दिया गया, जो कि अब हर एक देश का प्रॉब्लम बन चुका था, जिसका सॉल्यूशन कोई भी एक देश नहीं दे सकता था। इसलिए ऐसे में यूएन के साथ मिलकर यानी कि यूनाइटेड नेशन के सारे देश मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं, जिसमें यूएस और चाइना बाकी के 17 देशों को लीड करते हैं और एक सॉल्यूशन के साथ सामने आते हैं, जिसके बदौलत वो सब पृथ्वी के चारों तरफ हजारों सैटेलाइट लगाते हैं, जिसको डज बॉय नाम दिया जाता है, जो कि बड़े बड़े तूफानों को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। यानी कि ये सैटेलाइट्स वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको स्पेस स्टेशन से कंट्रोल किया जाता है। हालांकि डज बॉय शुरुआती दिनों में तो काफी अच्छे से काम करता है और कई जानें बचाता है, लेकिन इन्हीं के बीच यूएस गवर्नमेंट के सामने एक किस्सा सामने आता है, और वो होता है रेगिस्तान के बीचों बीच एक जमा हुआ गांव और उसके लोग, जो कि एक बहुत ही सीरियस मैटर होता है, क्योंकि रेगिस्तान के बीचों बीच एक गांव का जमना ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं था, बल्कि ऐसा सिर्फ एक ही चीज कर सकता था, और वो था डज बॉय। जिसके बारे में थोड़ा रिसर्च करने के बाद एक शख्स को ये भी पता चलता है कि ये तो सिर्फ जियोस्टॉर्म की शुरुआत है, यानी कि एक ऐसा तूफान जो कि अब तक का सबसे बड़ा तूफान होने वाला है, इतना बड़ा कि इसका असर पूरी दुनिया में होगा। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद जो सबसे बड़ा मिस्ट्री अब यूएस गवर्नमेंट के सामने था वो था ये कि आखिर डज बॉय ऐसा क्यों कर रहा था, जिसको जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो दोस्तों मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं मूवी टेलर। दोस्तों ये बताने से पहले कि आखिर डज बॉय ऐसा क्यों कर रहा था, मैं आपको उससे पहले इस मूवी के दूसरे एंगल को भी क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि मैं शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों दरअसल जब डज बॉय को बनाया जा रहा था तब उसको बनाने में सबसे बड़ा हाथ जेक का था, लेकिन डज बॉय को ऑनलाइन लाने के बाद जब उसके इम्पॉसिबल कामों को देखा जाता है तब यूएस गवर्नमेंट जेक से उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, जिसका कंट्रोल वो जेक के छोटे भाई मैक्स को दे देते हैं, जो कि बाद में चलकर जेक को डज बॉय के काम से निकाल देता है। जिसके बाद वैसे तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन 3 साल बाद एक सिचुएशन उनके सामने आता है, जिसमें वो लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक गांव और उसके लोग पूरे तरीके से जमे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसको लेकर बाद में व्हाइट हाउस में डिस्कशन भी होता है, जहां पर मैक्स प्रेसिडेंट से ये कहता है कि अगर डज बॉय में कोई खराबी है तो उसे डज बॉय से ही ठीक किया जा सकता है, वहां पर बैठकर पॉलिटिक्स करने से कुछ ठीक नहीं होगा। जिसको सुनकर प्रेसिडेंट मैक्स से इस सिचुएशन को संभालने के लिए कहते हैं, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट डेकम भी इस बात को एग्री करते हुए मैक्स को पूरी अथॉरिटी देते हैं। पर वही दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन में जिस सैटेलाइट के वजह से वो गांव जम गया था, उसको एक एस्ट्रोनॉट मकसूद चेक करता है और उसके सभी इंफॉर्मेशन को एक ड्राइव में कॉपी कर लेता है, जिसमें वो देखता है कि डज बॉय को एक वायरस के मदद से कोई और भी कंट्रोल कर रहा है। इसलिए फिलहाल वो किसी पर भरोसा नहीं करता। वो सबसे पहले सीधे अपने लॉकर रूम में जाता है, जहां पर वो छुपते छुपाते उस ड्राइव को छुपा देता है। लेकिन कुछ देर बाद जब मकसूद एक पोर्ट से गुजरता है तब मौका पाकर कोई उसे वहां लॉक करके स्पेस में फेंक देता है, जिसके वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसलिए अब ये केस और भी बड़ा बन जाता है, क्योंकि पोर्ट के दरवाजों का ऐसा ऑटोमेटिक खुलना पॉसिबल नहीं था, जिसके वजह से मैक्स मदद के लिए अपने भाई जेक के पास जाता है, क्योंकि उसे डज बॉय के बारे में हर एक चीज पता था। लेकिन जेक उसके मदद करने से मना कर देता है
पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स के बाद जैक मदद के लिए मान जाता है और स्पेस स्टेशन चला जाता है। पर वही दूसरी तरफ चाइना में चैंग नाम का एक शख्स डच बॉय पर नजर रखता है, जिसको कुछ रिसर्च के बाद डच बॉय के गड़बड़ी के बारे में पता चल जाता है, जिसके वजह से अब उसको मारने के लिए डच बॉय को एक बार फिर से कोई यूज करता है और हांगकांग में टेम्परेचर इतना बढ़ा देता है कि वहाँ गर्मी के वजह से चारों तरफ आग लग जाता है। पर जैसे तैसे चैंग बच जाता है और मैक्स को कांटेक्ट करते हुए उसे डच बॉय के बारे में बताता है, जिसमें वो मैक्स को प्रोजेक्ट ज्यूस के बारे में भी बताता है, जिसके फाइल को वो अथॉरिटी होने के बावजूद भी नहीं खोल पा रहा था, जो कि नामुमकिन था। लेकिन अब जब चैंग सब बातें फोन पर नहीं बता सकता था, तो ऐसे में वो मैक्स को मिलने के लिए बुलाता है, जिसके वजह से मैक्स मीटअप पॉइंट पर पहुंचता है। लेकिन मैक्स के सामने ही चैंग को कोई गाड़ी से उड़ा देता है, यानी कि चैंग को कोई जानबूझकर मार देता है, जो कि वही दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन में भी हो रहा था, क्योंकि जब जैक उस अफगानिस्तान के सैटेलाइट को चेक करने जा रहा था तो उसे उस सैटेलाइट से ही मारने का कोशिश किया गया था। हालांकि जैक उससे बच जाता है, लेकिन वो सैटेलाइट पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है, जिससे कोई भी डेटा रिकवर नहीं किया जा सकता था। लेकिन जैक को यहाँ पर ढूंढने पर एक और चीज मिलता है, जो कि वो दरवाजे का पैनल होता है, जिसके खुलने से मकसूद की मौत हुई थी। इसलिए ऐसे में जैक उस पैनल को लेने सूट पहनकर बाहर जाता है, जिसको लेकर वो लौट ही रहा होता है कि तभी उसके सूट को कोई और कंट्रोल करने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। पर जैसे तैसे जैक बच जाता है। लेकिन अब जैक को भी ये यकीन हो जाता है कि डच बॉय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इन सब के पीछे किसी और का ही हाथ है। इसलिए वो वहाँ पर किसी पर ट्रस्ट नहीं करता और मैक्स को कांटेक्ट करता है, जिसको जैक कोड वर्ड में सावधान रहने को कहता है। जिसके बाद मैक्स प्रोजेक्ट ज्यूस के फाइल को एक कोलीग के मदद से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का अथॉरिटी होने के बावजूद भी वो उस फाइल को नहीं खोल पाता। उसे सिर्फ सिक्योरिटी लॉगिन पासवर्ड से ही खोला जा सकता था। इसलिए मैक्स ऐसे में अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है, जो कि प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी के टीम का हिस्सा होती है। लेकिन वो मैक्स का मदद करने से मना कर देती है, क्योंकि ये सब रूल के खिलाफ था। पर आखिर में वो मान जाती है और उस फाइल को ओपन कर देती है, जहाँ पर मैक्स ये देखता है कि बहुत जल्द हजारों तूफान एक साथ शुरू होने वाला है, जो कि पृथ्वी का नक्शा बदल कर रख देगा। खैर वहीं दूसरी तरफ जैक को भी कई कोशिशों के बाद कुछ हाथ लगता है, जो कि था वो ड्राइव, जिसको मकसूद ने लॉकर में छुपा कर रखा था, जिसमें अफगानिस्तान के सैटेलाइट के सभी डेटा मौजूद थे। जिसमें जैक को वो वायरस मिलता है जिससे डच बॉय के सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा था। जिसमें खास बात ये था कि उस वायरस को डच बॉय ने नहीं बनाया था, बल्कि उस वायरस को किसी ने डच बॉय के सिस्टम में डाला था, जिसके वजह से जैक एक बार फिर से मैक्स से बात करता है और अपने सिचुएशन के बारे में बताता है, जिसको सुनने के बाद मैक्स भी जैक को जियोस्टॉर्म के बारे में बताता है। जिसके साथ साथ वो जैक को ये भी बताता है कि प्रोजेक्ट ज्यूस के फाइल में किस तरह का सिक्योरिटी था, जिसको सुनकर अब जैक को एक शख्स पर शक होने लगता है, जो कि इस काम को इस तरीके से अंजाम दे सकता था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि यूएस प्रेसिडेंट था। इसलिए ऐसे में जैक उस जियोस्टॉर्म को रोकने के लिए एक सोल्यूशन देता है, जिसके लिए उन्हें डच बॉय के सिस्टम को टेम्परेरी ऑफ करके डच बॉय को रिबूट करना होगा, जो कि उस वायरस को सिस्टम से निकाल देगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें प्रेसिडेंट का ही जरूरत पड़ता है, ताकि उन्हें बायोमेट्रिक सिग्नेचर मिल सके, जो कि डच बॉय को रिबूट करने का इकलौता रास्ता था। इसलिए इस काम को मैक्स संभालता है और प्रेसिडेंट को अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर किडनैप करने के बारे में सोचता है, जो कि मैक्स को बहुत ही जल्द करना था, क्योंकि जियोस्टॉर्म का असर अब शुरू हो चुका था। इसलिए मैक्स अब किसी चीज का परवाह ना करते हुए प्रेसिडेंट को किडनैप करने जाता है। लेकिन तभी मैक्स को रास्ते में वाइस प्रेसिडेंट डेकम मिलता है, जिसे मैक्स सब कुछ बताता है कि आखिर किस तरीके से प्रेसिडेंट ने डच बॉय के साथ छेड़छाड़ किया है। जिसको सुनकर डेकम मैक्स को इस काम में मदद करने की बात करता है। लेकिन कुछ ही देर बाद
डेकम मैक्स को एक रूम में ले जाकर मारने की कोशिश करता है, पर मैक्स वहां से बचकर भाग जाता है, जिसके वजह से मैक्स इस बात को समझ जाता है कि ये सब प्रेसिडेंट ने नहीं बल्कि डेकम ने किया है, ताकि वो इस जियोस्टॉर्म के जरिए प्रेसिडेंट को मार सके और खुद प्रेसिडेंट बन सके। हालांकि इन सब के बावजूद भी मैक्स को प्रेसिडेंट का ही जरूरत था बायोमेट्रिक के लिए, लेकिन डेकम प्रेसिडेंट के आसपास सिक्योरिटी और भी बढ़ा देता है, जिसके वजह से मैक्स की गर्लफ्रेंड उन सिक्योरिटी से बचने के लिए हवा में गोली चला देती है और बोलती है कि किसी ने फायरिंग शुरू कर दिया है, जिसके वजह से अब सिक्योरिटी टीम प्रेसिडेंट को सेफ जगह लेकर जाते हैं। लेकिन रास्ते में प्रेसिडेंट को मैक्स और उसके गर्लफ्रेंड मिलकर किडनैप कर लेती है। लेकिन मैक्स गाड़ी में बैठकर प्रेसिडेंट को सब चीज एक्सप्लेन करता है, जिसके वजह से डेकम का पर्दा फाश हो जाता है। इसलिए वो उसी तूफान के बीच प्रेसिडेंट को कई बार मारने की कोशिश करता है, पर अंत में वो नाकाम रहता है और पकड़ा जाता है। लेकिन फिर भी डेकम उसके काम में कामयाब रहता है, क्योंकि जियोस्टॉर्म जो कि अब शुरू हो चुका था, उसे रोकने के लिए स्पेस स्टेशन से जल्दी से डच बॉय को रिबूट करना था, जो कि डेकम भी जानता था। इसलिए डेकम पकड़े जाने से पहले ही उस स्पेस स्टेशन को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए सेट कर देता है, यानी कि डेकम स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने का कमांड दे देता है, जिसके वजह से उन्हें जल्दी से डच बॉय को बंद करना था, क्योंकि पहला तो स्पेस स्टेशन बहुत ही जल्द ब्लास्ट होने वाला था और दूसरा जियोस्टॉर्म का असर अब पूरे दुनिया में शुरू हो चुका था। इसलिए प्रेसिडेंट जल्दी से अपना बायोमेट्रिक सिग्नेचर दे देता है, जिसके वजह से जेक अब अपने काम में लग जाता है। लेकिन वो उससे पहले सारे क्रू को शटल में बिठाकर पृथ्वी पर भेज देता है, जिसके बाद जेक डच बॉय को ऐन मौके पर बंद कर देता है और एक सैटेलाइट में बैठकर अपने पार्टनर के साथ स्पेस स्टेशन के उस ब्लास्ट से बच जाता है और पृथ्वी पर लौट आता है। तो दोस्तों, ये तो था जियोस्टॉर्म मूवी का स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।